चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिलावर सिंह परियार आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम एग्जाम्पल कलम से क्रांति सभी स्टूडेंट्स को नर्मदे हर जय महाकाल तो शानदार तरीके से, बहुत जोरदार तरीके से सेशन से जुड़ जाएंगे और अपने तमाम साथियों को भी सेशन से जोड़ लेंगे ताकि साथियों उन्हें भी इस शानदार सेशन का फायदा हो सके। तो आप सभी लोग जोरदार तरीके से जुड़ेंगे क्योंकि साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन पार्ट 2। जी हां साथियों, पोषण भाग 2, जिसके अंतर्गत साथियों हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, आपके प्रोटीन, आपके विटामिन वगैरह, इन तमाम जो भी आपके क्या है जो सेगमेंट्स हैं, यहां के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने पिछले बार भी किए थे और उनकी डेफिशिएंसी से जो भी डिजीज हमें हो जाती है, जो भी रोग हो जाते हैं, उन तमाम चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे साथियों। तो बने रहिएगा साथियों, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों हमें बेहतर से बेहतर की तलाश है। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश है और टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश है। तो आइए साथियों आगाज करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जहां तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं कि भाई साहब आगे के कौन कौन से क्वेश्चंस हमें कवर अप करने हैं। ठीक है भाई, तो चलो भाई साहब देखते हैं आगे के कौन कौन से क्वेश्चन हमें कवर अप कर ले हैं। तो भाई साहब यहां से हमें शुरुआत करनी थी आपका, ठीक है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे कि क्या हो जाएगा इन क्वेश्चंस का राइट आंसर आप लोगों का। क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं भाई साहब जल्दी से बताइए। बहुत ही आसान है और तुम्हें पढ़ाए हुए भी हैं ये कि विटामिन डी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। फुर्ती के साथ बता दो आप सभी लोग कि विटामिन डी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड विटामिन डी। जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोग, फटाफट बता दो। विटामिन डी की खोज पूछा गया भाई साहब, डी की खोज पूछा गया है तो याद रखिएगा विटामिन डी की खोज ये की थी आपके हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी भाई साहब? हॉपकिंस ने की थी। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, विटामिन डी की खोज की थी हॉपकिंस ने। ठीक है सर, इसका नाम क्या होता है इस विटामिन डी का? तो मैंने तुम्हें कई बार बताया है, आपका नाम क्या है भाई साहब? कैल्सीफेरॉल नाम है। क्या नाम है भाई साहब? कैल्सीफेरॉल नाम है आपका। इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है भाई साहब। और D1 और D2 पार्ट में क्या होता है, ये डिवाइड भी होता है, ये भी मैंने बताया था। और विटामिन डी को ही कहते हैं धूप का विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? धूप का विटामिन कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे सनशाइन विटामिन? कमेंट बॉक्स करके बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो सनशाइन विटामिन कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये सूर्य में, ये एचम्यू में जो प्रेजेंट होती है आपकी यूवी किरणें, मतलब अल्ट्रावायलेट जो रेस प्रेजेंट होती है तुम्हारी, कहां पर याद रखना है आपकी, कहां पर? धूप में। उससे क्या होता है, हमें मिलता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि सूर्य में अल्ट्रावायलेट रेस होती है, उनसे हमें मिलता है, इस वजह से इसे कहते हैं क्या प्यारे साथियों? आपका धूप का विटामिन भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल ठीक है, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विटामिन ई की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन ई की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है आपका, जल्दी से बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विटामिन ई की खोज पूछा गया है, ठीक है भाई, जल्दी से कमेंट करो भाई साहब और फटाफट बता दो। ठीक है, याद रखना है विटामिन ई की खोज की थी आपके श्योर, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। किन्होंने की थी भाई साहब? एक वैज्ञानिक थे आपके जिनका नाम है श्योर। उन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की थी? आपकी विटामिन ई की डिस्कवरी की थी। बात को ध्यान में रखना है, क्लियर है ना? अब यहां पर तुम्हें एक चीज बता दूं कि जो आपके क्या थे, जो आपके विटामिन जो ई है आपका, जो क्या है प्यारे साथियों, जो तुम्हारा विटामिन जो ई है, ठीक है ना, इसे भाई साहब दो और नामों से जाना जाता है। इसे कहा जाता है आपका ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, ठीक है, इसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, पहला एक नाम हो जाएगा इसका। और ब्यूटी विटामिन के साथ साथ इसे प्रजनन विटामिन या आप कहते हो रिप्रोडक्टिव विटामिन, प्रजनन विटामिन जिसे तुम क्या कहते हो? रिप्रोडक्टिव विटामिन कहते हो। ठीक है ना, लिख लो भाई साहब, रिप्रोडक्टिव विटामिन भी क्या कहा जाता है आपको? किसे कहा जाता है? आपके विटामिन ई को ही कहा जाता है। तो ब्यूटी विटामिन और रिप्रोडक्टिव विटामिन दोनों ही नाम किसके हैं आपके? याद रखना है विटामिन ई के हैं। ठीक है भाई साहब, खोज की थी आपकी श्योर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। बात को ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है फटाफट देखेंगे, ठीक है, और जल्दी जल्दी क्या करेंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई साहब। चलिए यहां पर पूछा गया है सीलियक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बिल्कुल क्या कर दो, आंसर्स की बौछार सी कर दो भाई साहब। क्या पूछा गया है? सीलियक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सीलियक डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, ठीक है। तो भाई साहब याद रखना है
सीलियक रोग जो तुम्हारा है वो विटामिन D3 की कमी से होता है। किससे होता है साथियों? विटामिन D3। नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपका। सीलियक डिजीज है ना, तो नोट डाउन कर लेना आपका विटामिन D3, ठीक है ना। विटामिन D3 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा तुम्हें? सीलियक रोग तुम्हें देखने को मिल जाएगा। बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। डी का नाम मैंने तुम्हें बार बार बताया है, कैल्सीफेरॉल नाम होता है, क्योंकि याद रखना ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है? जिम्मेदार होता है विटामिन डी, ठीक है भाई साहब। क्या होता है आपका? बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेसिकली। सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे तुम्हें बता देता हूं, ये तुम्हारी क्या है? हड्डियां हैं। ये तुम्हारी क्या है? हड्डियां हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं, उस हड्डियों में जो हमारा कैल्शियम है और जो क्या है? फॉस्फोरस है, वो पाया जाता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। किसमें पाया जाता है? आपका ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में पाया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो याद रखना है कि जो हमारा कैल्शियम और फॉस्फेट है वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट में बदले, इसके लिए जिम्मेदार होता है तुम्हारा विटामिन डी। इसके लिए क्या जिम्मेदार होता है? विटामिन डी जिम्मेदार होता है। बात समझ में आ रही है ना? मतलब आपके शरीर का जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट में बदले, इसके लिए विटामिन डी जिम्मेदार होता है। तो याद रखना है आप लोगों को कि भैया जो आपका विटामिन डी है, अगर वो ना हो तो कैल्शियम और फॉस्फोरस ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट में नहीं बदल पाएगा, जिससे तुम्हारी हड्डियां मजबूत नहीं हो पाएंगी। बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए इसे कहा जाता है आपका क्या? हड्डियों को मजबूत करने वाला तुम्हारा क्या? विटामिन, ठीक है। आगे, बांझपन विरोधी विटामिन का नाम बताइए, जल्दी से बता दो। नेम द एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन, जल्दी से बताओ भाई साहब। आपका बांझपन निरोधी, यहां पर क्या कर दो भाई साहब? निरोधी कर दो, ठीक है, निरोधी कर दो। बांझपन निरोधी विटामिन का नाम बताइए। अरे भाई साहब, बांझपन मतलब इनफर्टिलिटी या एंटी इनफर्टिलिटी। तो भैया इनफर्टिलिटी का मतलब ये किसमें होता है? ये महिलाओं में होता है। किसमें होता है साथियों? महिलाओं में होता है। आपको ध्यान में रखना है। तो जो महिलाएं होती हैं उनमें क्या होती हैं? एक तरीके से महिलाएं बांझ हो जाती हैं, ठीक है ना, वो बेबी कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो ध्यान में रखना है आप लोगों को। बांझ निरोधी विटामिन किसे कहा जाता है? सर ये कहा जाता है आपके विटामिन ई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है। क्योंकि मेरे बेटे तुम्हें ध्यान रखना है कि मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि ब्यूटी विटामिन और रिप्रोडक्टिव विटामिन मतलब प्रजनन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी की, मतलब चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों में जो क्या होते हैं? लैंगिक लक्षण होते हैं। मतलब याद रखना है दोनों में। जैसे अगर मान लीजिए महिलाओं में विटामिन ई की कमी हो गई तो महिलाएं बांझ हो जाएंगी, स्टाइल हो जाएंगी। फीमेल में अगर आपका कमी हो गई तो वो बांझ हो जाएंगी। मेल में कमी हो गई तो मेल क्या हो जाएगा? नपुंसक हो जाएगा। याद रखना है, स्टर्लिटी हो जाएगी। पुरुषों में क्या हो जाएगा? आपका नपुंसकता हो जाएगी, स्टरलिटी हो जाएगी, नपुंसकता हो जाएगी, नपुंसकता हो जाएगी। आपको ध्यान में रखना है। तो मेल्स में क्या हो जाएगा? नपुंसकता हो जाएगी, और फीमेल्स में क्या हो जाएगा? स्टाइल हो जाएंगी, महिलाएं बांझ हो जाएंगी। तो याद रखना है, इसे कहा जाता है आपका बांझपन निरोधी विटामिन। और याद रखना है, इसकी कमी से बाल भी झड़ने लगते हैं और साथ ही साथ त्वचा में झुर्रियां भी आने लगती हैं। तुमने एक एड देखा है आपका फेयर एंड लवली का? अरे भाई साहब, फेयर एंड लवली के एड में जब आप देखना तो वो जब टिक ऐसे ऐसे बताता है ना उसके कि भाई साहब इसमें क्या क्या है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उसमें ये भी बताता है कि भाई साहब इसमें विटामिन ई भी है। मतलब कि चेहरे को सुंदर करने के लिए विटामिन ई बहुत ही ज्यादा क्या है? जिम्मेदार है, कंपलसरी है। बात को ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को, ठीक है भाई। चलो तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है फटाफट हम देखेंगे, ठीक है। फटाफट देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। चलो भाई साहब, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। और जूम कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे तमाम चीजें। चलो भाई साहब, अब बता दो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आप सभी लोगों का, कि ग्लाइकोलिसिस तथा एटीपी की उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? जल्दी से बता दो, ग्लाइकोलिसिस और एटीपी की उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तुम्हें बताना है। अब देखो सबसे पहले तो सर ये ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये बताइए।
ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ठीक है ना, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, इसके अलावा आपका एटीपी क्या होता है। तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है वो कहां पर होती है, आपके कोशिका द्रव्य में होती है। कहां पर होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, समझ गए ना। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में होता क्या है, एक ग्लूकोज से, याद रखना है, एक ग्लूकोज से आपको याद रखना है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, यहां भी लिख लो पायरुविक एसिड लिख लो। सर दो बार क्यों लिखा है पायरुविक एसिड, तो याद रखना है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं, उसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जो कि कोशिका द्रव में होती है। जब आप खाना खाते हैं उस दौरान क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज क्या होता है, सबसे पहले कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म में पहुंचता है। वहां पर उस ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को पायरुविक एसिड के दो अणुओं में तोड़ दिया जाता है। तो एक ग्लूकोज दो पायरुविक एसिड के अणुओं में टूटेगा, कहां पर, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में। यह प्रोसेस कहलाएगी ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। इसके बाद एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो आपके एटीपी का जो अणु है, ये हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। और ये मॉलिक्यूल बनता है तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, आपको ध्यान में रखना है। कहां पर बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो दोनों चीजें समझ में आ गई। इन दोनों प्रोसेस को करने में जो एलिमेंट सहायक होता है वो होता है Mg+2 आयन, Mg+2 आयन, मैग्नीशियम का आयन होता है साथियों, ठीक है ना। आयन क्यों लगाया है, क्योंकि जब भी किसी तत्व या एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लग जाता है तो उसे खाली मैग्नीशियम नहीं बोलोगे आप। अगर यहां पर Mg+2 लगा है मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा मैग्नीशियम आयन, समझ गया मेरी बात ना। और अगर मान लीजिए केवल Mg लिखा होता तो उसे मैग्नीशियम कहते। अब जब भी क्या हो, किसी तत्व के ऊपर प्लस लगा हो मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे चुका है, और जब भी किसी तत्व के ऊपर माइनस लगा हो मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले चुका है। तो यहां पर Mg+2 आयन लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये जो Mg+2 आयन है इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं, और डोनेट करने की वजह से प्लस चार्ज बता रहा है कि दे दिया है, और ये दो बता रहा है कितने दे दिया है। समझ गए मेरी बात ना। जैसे कई कई बार आपने देखा होगा Cl में क्या होता है, माइनस लगा होता है, तो Cl आयन कहते हैं इसे, क्योंकि देखो प्लस या माइनस आएगा तो वो आयन बन जाएगा। तो इसे खाली क्लोरीन नहीं कहोगे, इसे कहोगे क्लोरीन आयन। माइनस है मतलब क्या है, ले चुका है, और एक माइनस है मतलब एक ले चुका है। बात समझ में आ रही है, क्या ले चुका है, इलेक्ट्रॉन ले चुका है, क्योंकि कभी भी प्रोटॉन लिए और दिए नहीं जाते हैं। जो आपका एक्सचेंज होता है वो क्या होता है तुम्हारा, याद रखना है, इलेक्ट्रॉन होता है। बात को ध्यान में रखना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, बिल्कुल ठीक है। सल्फर किन विटामिन का आवश्यक घटक है, सल्फर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ विच विटामिन, ठीक है। तो जो सल्फर होता है, सर सल्फर क्या होता है, तो मेरे बेटे एस फॉर सल्फर, ये क्या होता है, एक तत्व होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक एलिमेंट कहते हैं। तो ये क्या होता है आपका, एक एलिमेंट होता है, एक तत्व होता है तुम्हारा क्या, सल्फर। बात समझ में आ रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है सल्फर बेसिकली किस विटामिन का एक आवश्यक घटक होता है, एक एसेंशियल क्या होता है, कंपोनेंट होता है। तो तुम्हें ध्यान में रखना है, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि जो सल्फर होता है वो आपका याद रखना है थायमिन और बायोटीन, ठीक है। थायमिन और बायोटीन जो आपके क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, ठीक है ना। तो सर थायमिन का मतलब क्या होता है, तो प्यारे बेटे थायमिन का मतलब होता है विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं, और बायोटीन कहते हैं B7 को। बायोटीन किसे कहते हैं, B7 को। तो तुम्हें ध्यान में रखना है आपका जो थायमिन और जो बायोटीन है वो याद रखना है B1 और B7। तो विटामिन B1 और विटामिन B7 का जो मुख्य घटक होगा वो क्या होगा भाई साहब, याद रखना है आप सभी लोगों को, मुख्य घटक होगा सर हमारा क्या, सल्फर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात ना, तो क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। बात को ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को, ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें ना, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि विटामिन B1 और B7 ये क्या है, बी कॉम्प्लेक्स के ही पार्ट हैं, आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ही पार्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फुर्ती के साथ देखेंगे भाई साहब। तो देखो यहां पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में, और जूम करते हैं, ठीक है, चलो भाई साहब,
और जूम करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो। किस आयन को प्रेरणा प्रसारण से संबंधित माना जाता है? विच आयन इज बिलीव टू बी रिलेटेड टू द इंडक्शन ऑफ इंस्पिरेशन? मतलब किस आयन को प्रेरणा प्रसारण से संबंधित माना जाता है? सर ये क्या है प्रेरणा प्रसारण? जल्दी से बता दो भाई साहब, आप लोग कमेंट करके बता दो किस आयन को प्रेरणा प्रसारण से संबंधित माना जाता है। तो सबसे पहले तो लिख लो इसका आंसर कि भैया इसका आंसर हो जाएगा Ca प्लस प्लस एवं K प्लस आयन। सर ये क्या कह दिया आपने? तो याद रखना है Ca प्लस प्लस का मतलब होता है आपका कैल्शियम एवं पोटेशियम आयन। क्या होता है आपका? कैल्शियम तथा पोटेशियम आयन। ठीक है भाई साहब, तो जो क्या होता है आपका कैल्शियम और जो क्या होता है पोटेशियम आयन होते हैं। कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा साथियों आपका 20 हो जाएगा, और पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 हो जाएगा। इसकी वैलेंसी कितनी होगी कैल्शियम की? इसकी संयोजकता +2 होगी, इसकी संयोजकता +1 होगी। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन देकर स्थायी होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन देकर स्थायी होगा। इस वजह से यहां पर आपके 2 प्लस और यहां 1 प्लस लगाया गया है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? आपका 20 एटॉमिक नंबर है तो इसकी +2, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वैलेंस हो जाएगा। इसकी वैलेंसी 19 है, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो वैलेंस हो जाएगा। तो यहां पर 2 प्लस लगाए हैं और यहां 1 प्लस लगाया है। प्रेरणा प्रसारण मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में जो भी क्या होती है, आपकी जो भी प्रेरणा प्रसारण का मतलब होता है जो भी एक तरीके से बाहरी तौर पे जो भी गतिविधियां होती हैं उनका आपके शरीर पे जो प्रभाव होता है, जो आपके शरीर में जैसे मान लीजिए ठंड लग रही है तो आपके बॉडी में सर्कुलेशन हो रही है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, ठीक है ना, प्रेरणा प्रसारण जो आप कह रहे हैं उसके लिए आपके ये 2 आयन क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सिंपल तौर पे कह सकते हैं कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उस नर्वस सिस्टम को प्रॉपर वर्क करने के लिए जिन आयंस की जरूरत होती है वो होते हैं, तुम्हारे याद रखना है, कैल्शियम और पोटेशियम आयंस ही होते हैं। बात को ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को। बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो यहां तक आपको आई होप कि तमाम चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है भाई, चलो क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। लंबे समय तक निकोटिनिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ निकोटिनिक एसिड फॉर अ लॉन्ग टाइम? जल्दी से आपको बताना है कि लंबे समय तक निकोटिनिक अम्ल की कमी से कौन सा तुम्हें रोग देखने को मिल जाएगा? जल्दी से बता दो भाई, कौन सा देखने को मिल जाएगा? सबसे पहले तो यहां पर याद रखना है कि सर ये निकोटिनिक अम्ल क्या है, निकोटिनिक अम्ल क्या है, सबसे पहले तो ये समझना है। जल्दी से बता दो। तो याद रखना है जो तुम्हारा क्या हो जाएगा, विटामिन, जो तुम्हारा मेरे प्यारे साथियों विटामिन आपका बी क्या हो जाएगा, विटामिन बी आप बोल सकते हैं कि जो 3 हो जाएगा, विटामिन B3 हो जाएगा, उसे कहते हैं निकोटिनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोटिनिक अम्ल कहते हैं, निकोटिनिक अम्ल कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो जो तुम्हारा विटामिन B3 है उसे कहते हैं निकोटिनिक एसिड। अब याद रखना है कि तुम्हें अब दिमाग में आ रहा होगा कि विटामिन B3 की कमी से या डेफिशिएंसी से हमें कौन सी डिजीज हो जाती है प्यारे बेटे? तो याद रखना है सर, उसकी कमी से हमें पेलाग्रा डिजीज हो जाती है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? पेलाग्रा रोग। इसके साथ साथ डर्मिटाइटिस एक रोग है, वो भी तुम्हें हो जाता है। क्या हो जाता है? डर्मिटाइटिस भी हो जाता है। तो ध्यान में रखना है आप लोगों को कि लंबे समय तक निकोटिनिक एसिड, ठीक ना, की कमी से तुम्हें पेलाग्रा रोग हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, जिसे हम विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो देखो भाई साहब क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं। मतलब या तो विटामिन का नाम पूछ करके डिजीज पूछ ले, रोग पूछ ले, या रोग का नाम पूछ करके आपसे क्या पूछ ले, आपसे क्या पूछ सकता है वो, कह सकते हैं कि भाई साहब आपसे नाम पूछ ले किसका, आपका विटामिन का, या उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है ये पूछ ले। मतलब तमाम प्रकार के क्वेश्चन यहां से आपसे बन सकते हैं। ठीक है भाई साहब, इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, बेहतर तरीके से कवर अप करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फुर्ती के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई साहब
अगला क्वेश्चन कहता है गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने आयरन की आवश्यकता होती है? हाउ मच आयरन डज अ प्रेग्नेंट वुमेन नीड पर डे? जल्दी से बता दो कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसे पर डे कितने आयरन की जरूरत होती है। ठीक है भाई, तो याद रखना है आप लोगों को, उसे जरूरत होती है 40 मिलीग्राम आयरन की। कितने की साथियों? 40 मिलीग्राम आयरन की पर डे जरूरत होती है एक गर्भवती महिला को। क्यों होती है साथियों? आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उसके फीटल, याद रखना है, उसके गर्भ में जो फीटल है, मतलब जो भ्रूण है आपका, जो बच्चा है, उसे भी आपके आयरन की जरूरत है। मतलब याद रखना है, जो गर्भवती आपकी स्त्री रहेगी या माता रहेंगी, उन्हें ज्यादा आयरन की जरूरत पड़ेगी एक सामान्य महिला से। क्यों? क्योंकि याद रखना है, उसे वो आयरन किसके साथ शेयर करना है? फीटल कंडीशन में, भ्रूणी अवस्था में जो बच्चा है उसके साथ भी, तो उसे कहीं ना कहीं ज्यादा आपका याद रखना है आयरन की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से उसे याद रखना है आपके आयरन का टॉनिक वगैरह भी दी जाती है। और टॉनिक के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसे आयरन का क्या दिया जाता है आपका, एक तरीके से एक तरीके से टैबलेट्स वगैरह है वो भी दी जाती है। तो आंसर हो जाएगा 40 मिलीग्राम। कितना हो जाएगा भाई साहब? आपका आंसर हो जाएगा 40 मिलीग्राम। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या बताते जाइए भाई साहब, आप लोग आंसर बताते जाइए। ठीक है भाई, तो आप लोगों को भी एक्टिवनेस दिखाना है और क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट करके क्या करना है, आंसर्स आपको बताते रहना है भाई साहब। क्लियर है इतनी चीजें ना? चलो भाई आगे देखते हैं भाई साहब, आगे देखते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। एफालेक्टोक्सिन, जल्दी से बता दो, एफालेक्टोक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है? जल्दी से बता दो भाई साहब, एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होती है? जल्दी से बता दो भाई, एफ्लाटॉक्सिन नामक जो खाद्य विषाक्तता है, जो आपकी फूड पॉइजनिंग है, बेसिकली वो किसके कारण होती है आपको बताना है। ठीक है भाई साहब, तो एफ्लाटॉक्सिन जो फूड पॉइजनिंग है वो होती है तुम्हारे कवक के माध्यम से, मतलब तुम्हारे फंजाई के माध्यम से। तो जो तुम्हारा कवक होता है, फंजाई होता है, उसकी मदद से तुम्हें क्या हो जाती है, एफ्लाटॉक्सिन हो जाता है। ठीक है सर, ये कवक क्या है? तो याद रखना है, ऐसा जीव जो, याद रखना है, सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से क्या करता हो साथियों, अपना भोजन लेता हो, उसे कहते हैं कवक। समझ गए ना? अगर मैं बोलूं कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ अध्ययन, अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई साहब? आप बोल सकते हैं स्टडी ऑफ फंजाई किसे कहा जाता है? तो क्या आंसर बताओगे भाई साहब स्टडी ऑफ फंजाई में? तो याद रखना है, मैंने तुम्हें कई बार बताया है आपका, ठीक है ना, कई बार बताया है आपका माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी मत लगाना, क्या कहा जाता है आपका? माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, माइकोलॉजी कहा जाता है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को। तो ध्यान में रखना है आप लोगों को, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है भाई साहब। ठीक है, क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें जो कंफ्यूजन होता है फाइकोलॉजी से, ठीक है ना, किससे? आपके फाइकोलॉजी से। तो याद रखना है, जो फाइकोलॉजी है, जो क्या है प्यारे साथियों, तुम्हारा फाइकोलॉजी है। ठीक है, फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है? आपके किस चीज के अध्ययन को कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है। किसके? शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है। तो शैवालों के अध्ययन को कहा जाएगा आपका क्या? फाइकोलॉजी। और याद रखना है, आपके कवक के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? आपका माइकोलॉजी। दोनों ही टर्म अलग अलग हैं और आपको बेहतर तरीके से ध्यान में रखने हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई साहब 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है? हाउ मैनी किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन? जल्दी बता दो, 1 ग्राम प्रोटीन तुमने खाया, उससे तुम्हें कितने किलो कैलोरी क्या होगी? एनर्जी मिलेगी। तो भाई यहां पर अगर आप लिखोगे, अगर यहां पर मैं लिखूं 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन हमारी बॉडी में हमने लिया, ठीक है, उससे जो हमारी एनर्जी होगी किलो कैलोरी में, वो कितनी होगी? तो मैं तुम्हें बताता हूं, वो एनर्जी होगी भाई साहब, वो होगी आपकी केवल 1.5 किलो कैलोरी। केवल 1.5 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होगी तुम्हारी? जनरेट होगी। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है सर, ये जो आपका प्रोटीन है, इससे तो बहुत कम किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है, तो सर इसका काम क्या है आपके प्रोटीन का? तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, प्रोटीन बना होता है आपका
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, इन 4 चीजों से मिलकर बना होता है। और इसका काम बेसिकली क्या होता है, इसका काम होता है आपके टिश्यूज और साथियों आपके जिसे कहते हैं ऊतक, और दूसरी चीज आपकी सेल्स जिसे कहते हैं आपकी कोशिकाएं, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। इनका क्या करना, आपका निर्माण करना, इनका क्या करना साथियों, निर्माण करना। तो याद रखना है आप लोगों को, जो आपका क्या होता है, जो आपका प्रोटीन होता है उसका काम होता है हमारे बॉडी की ऊतक और कोशिकाओं का निर्माण करना। इसका मतलब क्या है, देखो एक एग्जांपल बताता हूं तुम्हें एक डेली लाइफ का। आप सपोज मान लीजिए जिम जाते हैं, जब आप जिम जाते हैं तो आप बहुत दुबले पतले हैं, ठीक है। जब आप दुबले पतले हैं और जिम जाते हैं तो जिम वाला आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन तीनों में से क्या लेने की सलाह देता है, वो कहता है प्रोटीन पाउडर ले लो, ठीक है। ऐसे पाउडर भी आते हैं प्रोटीन एक्स करके बहुत सारे, ठीक है। तो जो प्रोटीन ले लो, क्यों ले लो, क्योंकि तुम दुबले पतले हो, तुम्हारी मसल्स नहीं है, तो मसल्स ग्रो करने के लिए क्या जरूरी है, प्रोटीन। क्यों, क्योंकि प्रोटीन खाओगे हमारी बॉडी में जाएगा, वो क्या करेगा, आपकी सेल्स और टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा, तो आपकी जो मसल्स है वो क्या हो जाएगी, मसल्स में ज्यादा से ज्यादा आपकी सेल्स प्रॉपर डेवलप होगी, सेल्स का साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने से आपकी बॉडी फूल जाएगी। समझ आ रही मेरी बात ना, मतलब वो इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता, वो क्या करता है, बॉडी में जाके कोशिकाओं के निर्माण में, फॉर्मेशन ऑफ सेल्स में हेल्प करता है। दैट्स वाई याद रखना है, उससे एनर्जी कम मिलती है, लेकिन याद रखना है वो शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी है। सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है आपकी, तो सर फैट से मिलती है, और फैट से मिलती है। तो सर हम पूरा फैट ही क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि ज्यादा फैट खाने से नुकसान ये है कि भाई साहब वो फैट आपके हृदय में, धमनियों में जमा हो जाएगा, आर्टरीज में जमा हो जाएगा, और आपकी आर्टरी को वो चोक कर देगा। तो सबसे जो एनर्जी लेने के लिए जो सबसे बेहतर जो चीज है, जिससे प्रॉपर अच्छी एनर्जी में मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि नुकसान भी नहीं होता है, वो है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपके कार्बोहाइड्रेट के बारे में, किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इससे मिलती है हमें 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, ठीक है। और अगला जो है वो हमारा क्या है, आपका ध्यान में रखना है, फैट है। तो जो फैट से मिलती है आपकी कितनी, 9.2 किलो कैलोरी। मैंने तुम्हें बताया फैट से भाई साहब बहुत ज्यादा है 9.2, कार्बोहाइड्रेट से 4.2, आपके प्रोटीन से 1.5। लेकिन हम फैट यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया जो हमारा फैट होता है वो ज्यादा यूज करोगे, एनर्जी तो ज्यादा है, लेकिन वो बहुत चिकना होता है, धमनियों की दीवारों पे जम गया तो हार्ट अटैक का कारण बनेगा। तो सबसे बेस्ट इंस्टेंट एनर्जी देगा, तुरंत एनर्जी देगा, बेहतर एनर्जी देगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कार्बोहाइड्रेट, जिसका एक एग्जांपल तुम्हारा ग्लूकोज भी है, ठीक है ना। जब तुम पीलिया वगैरह में लेट जाते हो बेड में, तुम्हारा डाइजेशन नहीं होता है, तो तुम्हें याद रखना उस कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है सीधे, कहां पर, वेन पे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ठीक है ना। तो वो दिया जाता है और वो पूरी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है, ठीक है ना, डेक्सट्रोज वगैरह। चलो, थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है, द बेस्ट सोर्स ऑफ थायमिन इज, जल्दी से बता दो थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत। सर थायमिन होता क्या है, थायमिन होता क्या है सर, ये बताइए सबसे पहले। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो कि बेटा ये जो थायमिन है ये क्या होता है भाई साहब, ठीक है, क्या होता है आपका थायमिन, ठीक है। तो तुम्हें मैं बता दूं, विटामिन बी, या जिसे तुम स्लैश करके विटामिन B1 लिख सकते हो, इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं थायमिन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, इसे ही हम क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। बात को ध्यान में रखना है। तो बेटा जो थायमिन होगा वो क्या होगा आपका, याद रखना है विटामिन बी या विटामिन B1, इसे हम थायमिन कहेंगे। अब विटामिन बी या विटामिन B1 जिसे हम थायमिन कह रहे हैं, इसका सबसे बेहतर जो रिसोर्स है वो क्या है, तुम्हारा काजू है। क्या है भाई साहब, काजू है। तो भाई साहब याद रखना है जो तुम्हारा काजू है वो थायमिन का सबसे बेहतर स्रोत है, इस बात को नोट डाउन कर लेना, लिख लेना। और थायमिन होता है विटामिन B1, ठीक है। मैं थोड़ा सा बी कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बता देता हूं, एक ट्रिक दे देता हूं जिससे तमाम बी कॉम्प्लेक्स तुम्हें याद हो जाए। तो लिख लो यहां पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। मैंने इसकी ट्रिक तुम्हें कहां पर दी थी, क्लास में भी दी थी, आज भी बता देता हूं। तो याद रखना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भाई कौन कौन से हैं, तो यहां पर देखो भाई साहब विटामिन B1 हो जाएगा, फिर आपका B2 हो जाएगा, फिर B3 हो जाएगा, ठीक है। B3 के बाद विटामिन B5 हो जाएगा, B5 के बाद B6 हो जाएगा, B6 के बाद B7 हो जाएगा, B7 के बाद आपका B9 हो जाएगा, और B9 के बाद B12 हो जाएगा। और मेरी तरफ से एक याद रखना है, बोनस के तौर पे मैं तुम्हें विटामिन B17 भी बता दूंगा भाई साहब, जो तुमने सुना नहीं होगा कि सर विटामिन B17 भी होता है, हमने तो केवल B12 तक पढ़ा है। मैं इनके नाम बता देता हूं, फिर याद करने का फंडा बता देता हूं, ठीक है भाई सब।
तमाम याद हो जाएंगे, तुम्हें तमाम याद हो जाएंगे। देखो मुझे तो डायरेक्ट भी याद है, ठीक है, और कोशिश करना है कि तुम भी डायरेक्ट याद कर लो। नहीं हो रहा है तो बैसाखी दे देंगे भाई साहब। बैसाखी का मतलब होता है कुछ ट्रिक वगैरह दे देंगे जिससे तुम्हें बहुत बेहतर तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। B1 का होता है साथियों नाम आपका क्या, थायमिन नाम होता है। क्या होता है आपका, थायमिन नाम होता है, ठीक है, ठीक है। B2 का होता है आपका राइवोफ्लोविन होता है। क्या होता है आपका, राइवोफ्लोविन होता है आपका, ठीक है, ठीक है। B3 का होता है तुम्हारा नियासिन होता है। क्या होता है, नियासिन, जिसे कहते हैं निकोटिनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, निकोटिनिक अम्ल कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना, निकोटिनिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। B5 का होता है तुम्हारा पेंटोथेनिक होता है। क्या होता है आपका, पेंटोथेनिक अम्ल होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है। B6 का साथियों याद रखना है आपका क्या होता है, बायोटीन होता है, ठीक है। B6 अच्छा, पेंटोथेनिक इसका हो जाएगा पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब, पायरिडॉक्सिन हो जाएगा आपका। B7 का आपका बायोटीन देखने को मिल जाएगा। B9 का आपको फॉलिक एसिड देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा साथियों, फॉलिक एसिड देखने को मिल जाएगा। और B12 का साइनोकोबालामीन देखने को मिल जाएगा। साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन देखने को मिल जाएगा। तो ये मैंने तुम्हें क्या कर दिए, नाम बता दिए तमाम विटामिन के। इसका ट्रिक क्या है भाई साहब, तो इसकी ट्रिक जो है वो बता देता हूं भैया। इसकी ट्रिक लिख लो जिससे क्या हो जाए, तुम्हें तमाम चीजें बहुत बेहतर तरीके से याद हो जाए। तो याद रखना है, एक बच्चा था, उसके पापा के अंदर विटामिन बी की क्या थी साथियों, कमी थी, जिसकी वजह से आपके फंस गए उसके पापा, ट्रेन से जल्दी उतर नहीं पाए, ठीक है। कमी थी भाई साहब, पैरों में दर्द था, उतर नहीं पाए, तो ट्रेन में फंसे के फंसे रह गए। तो ट्रिक बहुत अच्छी है, TRN, ट्रेन में पापा, ट्रेन में पापा बी फंसे। अब बच्चा बोल रहा है तो वो भी को बी बोलेगा, तो यहां पर ट्रिक हो जाती है ट्रेन में पापा भी फंसे। बहुत अच्छा है, 2 3 4 बार पढ़ोगे तुम्हें याद हो जाएगी। ट्रिक क्या है, ट्रेन में पापा भी फंसे। तो T फॉर क्या हो जाएगा तुम्हारा, थायमिन हो जाएगा। N फॉर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, TRN, TRN ट्रेन, ठीक है, ट्रेन, TNR ने TRN। तो R फॉर क्या हो जाएगा, राइबोफ्लोविन। N फॉर क्या हो जाएगा, नियासिन। पास से हो जाएगा तुम्हारा पेंटोथेनिक, अगले पास से हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, फिर बाद से हो जाएगा तुम्हारा बायोटीन, फा से हो जाएगा साथियों याद रखना है आपका फॉलिक एसिड, और सा से हो जाएगा साइनोकोबालामीन। तो इस तरीके से तुम्हें ध्यान रखना है आपका ट्रेन में पापा भी फंसे, ठीक है। T फॉर थायमिन, R फॉर राइबोफ्लोविन, N फॉर नियासिन, P से पेंटोथेनिक, पा से पायरिडॉक्सिन, बा से बायोटीन, फा से फॉलिक एसिड, सा से साइनोकोबालामीन। तो ये ओवरऑल क्या कवर होता है तुम्हारा, याद रखना है पूरा आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 2 3 4 बार इसे बेहतर तरीके से देखना, याद हो ही जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किस रूप में कार्य करता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फंक्शन इन व्हाट फॉर्म, जल्दी से बता दो। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो किस रूप में कार्य करता है, जल्दी से बता दो। तो याद रखना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक कोएंजाइम के रूप में काम करता है। किस रूप में, आपके कोएंजाइम के रूप में, मतलब याद रखना है सह एंजाइम के रूप में क्या करता है आपका, वो वर्क करता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो याद रखना है जो विटामिन तुम्हारा बी कॉम्प्लेक्स है वो एक कोएंजाइम या आप कह सकते हो सह एंजाइम के रूप में भी क्या करता है साथियों, काम करता है, ठीक है ना, ठीक है। तो याद रखना है वो एक कोएंजाइम के फॉर्म में काम करेगा आपका, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और बी कॉम्प्लेक्स के तमाम जो भी आपके सेगमेंट्स हैं मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। चलिए, कौन सा पदार्थ मीठा है परंतु शर्करा नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ आपका मीठा तो लगेगा आपको लेकिन वो एज अ शर्करा, मतलब वो शुगर नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है ना। शुगर का मतलब बेसिकली याद रखना है जो सुक्रोज वगैरह है, जो फ्रक्टोज वगैरह है, ग्लूकोज वगैरह है, मतलब ये मीठा रहेगा लेकिन शुगर की कैटेगरी का नहीं रहेगा। जल्दी से बता दो भाई साहब, जल्दी से बता दो। तो याद रखना है जो तुम्हारा सैकेरीन है, जो क्या है साथियों, तुम्हारा जो सैकेरीन है वो मीठा तो है पर वो शुगर नहीं होगा, समझ रहे हो ना। मतलब शुगर का मतलब है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मतलब ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर नहीं बना है, परंतु फिर भी ये मीठा है। सैकेरीन आंसर आ जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा आपका, सैकेरीन आंसर आ जाएगा इसका राइट। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई साहब। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फुर्ती के साथ देखेंगे, जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर। वह स्थान जहां पर कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को जैसे पता होना चाहिए कि जो हमारा लिवर होता है, लिवर होता है, यकृत होता है, वहां पर क्या होता है आपका विटामिन ए का क्या होता है, संश्लेषण होता है। विटामिन ए का क्या होता है, संश्लेषण होता है, जिसे कहते हैं सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। क्या कहते हैं आपका, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। तो अब यहां पर याद रखना है सर कैसे होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो तुम्हारा विटामिन ए होता है वो हमें कहां से मिलता है सर, वो हमें मिलता है मेनली उसका सोर्स है गाजर और हरी सब्जियां। गाजर और हरी सब्जियां, क्या कभी सोचा है कि ये गाजर और हरी सब्जियां ही इसका सोर्स क्यों है? क्योंकि याद रखना है गाजर और हरी सब्जियों में बेसिकली पाया जाता है आपका अल्फा केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। या फिर आप लिख लो केवल केराटिन प्रोटीन लिख लो। क्या लिख लो, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है आपका कहां, गाजर और हरी सब्जियों में। और ये केराटिन प्रोटीन आपका लिवर में जाता है और लिवर में जाने के बाद इससे ही आपके विटामिन ए का क्या होता है, संश्लेषण होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि सर विटामिन ए का जो मुख्य क्या है कंपोनेंट है, जो मेन उसका अवयव है वो क्या है, तो मेन अवयव क्या है आपका विटामिन ए का, याद रखना है केराटिन। और ये मिलता है गाजर और हरी सब्जियों से, और केराटिन आपको मिलता है वो लिवर में जाता है, और लिवर में फिर क्या होता है, उससे आपका विटामिन ए का संश्लेषण होता है। सर विटामिन ए का नाम क्या होगा, विटामिन ए का नाम क्या होगा, केमिकल नेम, तो बेटा रेटिनॉल नाम होगा। क्या होगा, रेटिनॉल नाम होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो रेटिनॉल किसका नाम होगा आपका ध्यान में रखना है, विटामिन ए का नाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां तक आई होप कि तुम्हें तमाम चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। विटामिन ए की कमी से अगर रोग पूछ ले कोई, तो याद रखना है सबसे पहले तो भाई साहब एक जो सबको पता है रतौंधी, जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, समझ गए ना। इसे निक्टालोपिया भी कहते हैं, मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है, नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टालोपिया भी कहते हैं, ठीक है, रतौंधी। इसके अलावा क्या हो जाता है आपका जीरोप्थेल्मिया हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरोप्थेल्मिया हो जाता है, जिसमें कॉर्निया के अंदर का पानी क्या होता है, सूख जाता है, आंखें ड्राई हो जाती हैं। और एक होता है केराटोमलेशिया। क्या होता है आपका, केराटोमलेशिया हो जाता है। इस केराटोमलेशिया में क्या होता है, कॉर्निया की भीति फट के जो आपकी कॉर्निया की मेम्ब्रेन है वो फट जाती है और आंखों से पानी निकलने लगता है बार बार, ठीक है भाई साहब। तो यहां पर ओवरऑल हमने विटामिन ए के बारे में तमाम चीजें यहां पर देख ली, ठीक है भाई साहब। और ये जरूरी क्यों होता है, हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जल्दी से इसका राइट आंसर आप सभी लोग बता दीजिए। राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, फुर्ती के साथ आप सभी लोग बता दीजिए, ठीक है। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, याद रखना है विटामिन वर्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किया था आपके कैशमियर फंक ने। याद रखना है कैशमियर, यहां पर लिख देता हूं मैं आपका, कैशमियर फंक ने, कैशमियर फंक ने किया था आपका। और कब किया था भाई साहब, तो 1911 में किया था, 1911 में किया था। क्या सर ये जो कैशमियर फंक ने विटामिन वर्ड का यूज किया था, क्या इसने किसी विटामिन की खोज भी की थी? नहीं प्यारे साथियों, इसने विटामिन वर्ड बस दिया था, इसकी डिस्कवरी नहीं की। और उन्होंने जो वर्ड दिया था इसके बारे में डेफिनेशन जो बताई, वो डेफिनेशन क्या है कि विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं, विटामिन ऐसे क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो साथियों हमें ऊर्जा क्या होते हैं, नहीं देते हैं, ऊर्जा नहीं देते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा नहीं देते हैं तो सर क्या काम करते हैं, ऊर्जा क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि इनमें कोई कैलोरी नहीं पाई जाती है, कोई कैलोरी नहीं पाई जाती है। याद रखना है, एक तो विटामिन ऑलरेडी सरल अवस्था में पाए जाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर कोई कैलोरी नहीं है, मतलब हमारी बॉडी में जाकर ये क्या होंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और एनर्जी बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी क्या है, इजी फॉर्म में है, एनर्जी तो नहीं देंगे। तो फिर क्यों ले रहे हैं सर, काम क्या है, एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो याद रखना है ये हमारे उपापचय, ये हमारे उपापचय जिसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं,
जिसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म, मतलब उपापचय, और याद रखना है उपापचय में मदद करेंगे और रोगों से क्या करेंगे, हमारे शरीर की रक्षा करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। तो हमारे शरीर का क्या होता है साथियों, याद रखना है, ये आपका मेटाबॉलिज्म और रोगों से क्या करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। क्या कहलाएंगे, आपके विटामिन कहलाएंगे। अगला, विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी, बता दो भाई साहब। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी। तो भैया एक ही साइंटिस्ट है जिसने एक दोनों की खोज की थी। तो विटामिन ए और बी की खोज मैकुलम नाम के वैज्ञानिक ने की थी, मैकुलम ने की थी। तो मैकुलम ने आपका ए और बी दोनों की डिस्कवरी की थी। तो मैकुलम, मैकुलम आंसर लगा देना, ए पूछे या बी पूछे, समझ के मेरी बात ना, मैकुलम ही लगाना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फुर्ती के साथ हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये कहता है भाई साहब, विटामिन सी की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड विटामिन सी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि आपका विटामिन सी की खोज किसने की थी, ठीक है ना, जल्दी से। तो याद रखना है, इसकी खोज की थी होलकट नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी भाई साहब, होलकट। तमाम मैं बता देता हूं, उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूं जिससे तुम्हें तमाम विटामिन के जो भी आपके डिस्कवर, जिन्होंने भी उसकी डिस्कवरी की, वो तुम्हें याद हो जाए, ठीक है। तो याद रखना है, विटामिन सी की खोज आपके होलकट के थ्रू की गई थी। सर विटामिन डी की खोज किसने की भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसके साथ साथ यहां पे नाम भी सुनते जाओ। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल आ जाएगा, विटामिन बी का केमिकल नेम आपका थायमिन आ जाएगा, ये भी बताते जाता हूं केमिकल नेम, और किसने डिस्कवर्ड किया वो भी बताते जाता हूं, होलकट। तो विटामिन सी का याद रखना है, होलकट ने डिस्कवरी की, इसे कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं भाई साहब, याद रखना है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, आपके मसूड़ों में क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाती है। क्या हो जाती है, मसूड़ों में स्कर्वी हो जाती है, ठीक है भाई साहब। अगला, विटामिन डी की खोज किसने की थी भाई साहब, विटामिन डी की खोज किसने की थी, इस बात को ध्यान में रखना है आप लोगों को। विटामिन डी की खोज की थी हॉपकिंस ने। किसने की थी भाई साहब, हॉपकिंस नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी आपकी किस चीज की, विटामिन डी की खोज। और इसका नाम है तुम्हारा क्या, कैल्सीफेरॉल नाम है। क्या नाम है आपका, कैल्सीफेरॉल नाम है आपका किसका, विटामिन डी का। क्लियर है ना। चलिए आगे फटाक से देखेंगे भाई साहब, इसका आंसर बता दो। दांतों तथा हड्डियों के निर्माण में आवश्यक तत्व बताइए। तो याद रखना है भाई साहब, आपका कैल्शियम आ जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा भाई साहब, कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो कैल्शियम हो जाएगा वो जरूरी हो जाएगा, और कैल्शियम के अलावा फी फॉर क्या हो जाएगा तुम्हारा, फास्फोरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी फॉर फास्फोरस हो जाएगा, ठीक है ना। तो फास्फोरस, और क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आपका याद रखना है कैल्शियम। कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, फास्फोरस याद रखना है आपका जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपके जरूरी होते हैं आपके दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए। बात समझ में आ रही है ना। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए, ठीक है। तो याद रखना है, अभी देखा था हमने, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। ये क्वेश्चन साथियों मैं आपको देकर जा रहा हूं, जल्दी से इसके जो आंसर्स हैं वो क्या कर देना आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर देना। तो जो 48 और 49 का जो क्या है आपका क्वेश्चन है, ये मैं आपको क्या दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना, होम वर्क दे रहा हूं। आप सभी लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके इनके आंसर्स बताने हैं कि भाई साहब क्या आंसर होगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम और विटामिन के का रासायनिक नाम। क्लियर है। तो साथियों आप सभी लोगों के आंसर का इंतजार रहेगा, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर कर देना। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।